खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आज 3 दिन हो चुके थे, ना तो जायशा आहिल की किसी कॉल या मैसेज का जवाब दे रही थी और ना ही वो कॉलेज जा रही थी। वो रोज उसके रास्ते में खड़ा होता कि वो कॉलेज के लिए आएगी और वो उससे उस बेरुखी की वजह पूछ सकेगा। आहिल का पल पल कांटों पे गुजर रहा था। सिर्फ वो ही जानता था अपने दिल की तकलीफ को। आज आहिल को चौथा दिन था। वो आज भी उसके रास्ते में गाड़ी लिए खड़ा था। वो दुश्मन दिल कॉलेज के यूनिफॉर्म में, सर पर दुपट्टा और कंधे पर बैग लटकाए नजरें झुकाए आ रही थी। आहिल को उसे देखकर अपने अंदर तक सुकून की लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई। आज उसे वो पहले से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, या शायद ये इतने रोज बाद दीदार का असर था। वो गाड़ी के पास से गुजरने लगी तो आहिल गाड़ी से बाहर निकला। अचानक सामने आने पर वो घबरा गई। जायशा, क्यों कर रही हो मेरे साथ इस तरह? क्या कसूर है मेरा? वो परेशान सा बोला। कुछ नहीं कर रही मैं, आपके साथ। रास्ता दें, मैंने कॉलेज जाना है। वो सर्द लहजे में बोली। नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें कहीं भी। तरस गया हूं तुम्हें जी भर के देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। अब इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? आहिल के लहजे से दुख अयां होने लगा। लेकिन मेरे पास आपके साथ गुजारने के लिए फजूल वक्त नहीं है। इस बार जायशा के लहजे में गुस्सा था। आहिल ने उसकी एक न सुनते हुए उसे बाजुओं में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो घटिया इंसान, उतारो मुझे नीचे, वो चीख कर बोली। मगर आहिल पर कोई असर न हुआ। उसने जायशा को गाड़ी में बिठाकर लॉक किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो फिर से चिल्लाई। आहिल ने गाड़ी स्टार्ट की और बगैर कुछ बोले ड्राइव करने लगा। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोको और मुझे जाने दो। आहिल की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। कितना तकलीफ दे था उसके लिए जायशा का ये रवैया, मगर वो उससे बेखबर थी। रोको गाड़ी, घटिया इंसान। जायशा ने उसके कंधे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। आहिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब जायशा को डर लगने लगा था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए चीखने लगी, मगर आहिल की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं हुआ। कुछ ही पल में गाड़ी उसके पर्सनल हाउस के बाहर थी। वो निकला और गेट का लॉक खोलकर गेट खोला। दोबारा से गाड़ी में बैठकर गाड़ी अंदर पार्क की। उसने जायशा की तरफ दर्द भरी नजरों से देखा, मगर वो अभी तक चेहरा हाथों में छुपाए रोने में मसरूफ थी। आहिल ने बाहर निकलकर गेट बंद किया और जायशा की तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोला। वो बिना कुछ कहे उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट तक जब वो अपनी जगह से नहीं हिली तो आहिल ने उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। वो कमरे की तरफ ले जाने लगा। जायशा के रोने की धीमी धीमी सिसकियां उसके कानों को चीर रही थी। वो कमरे में आया और उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके मुकाबिल बैठा। महावीरा आज फिर घर यूनिका कहकर बिलाल के पास आई थी। अब उसके लिए बिलाल के बगैर रहना दिन ब दिन नामुमकिन सा होता जा रहा था। वो कमरे में दाखिल होकर बेड पर बैठ गई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। माहा बैठी बिलाल के बाहर आने का इंतजार करने लगी। बिलाल बाहर आया तो वो शर्टलेस था। उसके माथे पर गिरते स्याह लंबे बाल उसकी आंखों को छू रहे थे। सफेद निखरा हुआ चेहरा, भीगे सुर्ख होंठ। महावीरा ने उसकी तरफ देखा तो नजर हटाना भूल गई। वो उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। गुड मॉर्निंग माय वाइफ, आज तो सुबह सुबह ही दीदार करवा दिया, वो मुस्कुराता हुआ बोला। महावीरा भी जवाब में एक तरफ मुस्कुराई और उसकी तरफ कदम बढ़ाती उसके सीने से लग गई। बिलाल ने भी उसके गिर्द बाजुओं से बाढ़ की। महावीरा बिलाल के जिस्म से आती ताजा खुशबू अपनी सांसों में उतार रही थी। खैर तो है वाइफ, बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है। उसकी बात पर महावीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बिलाल को वो बहुत क्यूट लगी। उसने माहा के रुखसार पे बोसा दिया। आज मैं अपने हबी को खुद नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी, माहा ब्लश करते हुए बोली। उसके बोलने की देर थी कि बिलाल ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा। वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? रुको मैं खिड़की से देखता हूँ। उसने माहा को छेड़ा तो माहा ने उसके सीने पर पंच मारा। वो दोनों मुस्कुराने लगे। जल्दी से रेडी होकर किचन में आओ, वो उसे कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बिलाल ने ब्लैक शर्ट पहनी और बालों को सेट करके खुद पर परफ्यूम छिड़क कर किचन की तरफ बढ़ा। माहा अंडा फ्राई कर रही थी। बिलाल ने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया
और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखी। महावीरा मुस्कुराई। अभी पीछे हटो बिलाल, मैं काम कर रही हूं। ना हटूं तो? वो शरारत से बोला। महा उसके पेट पर कोहनी मारी। आह! वो अपना पेट पकड़ता हुआ उससे दूर हुआ। अब तो हट गए ना? वो बिलाल को आंख मारकर बोली तो वो माहा की सदा पर फिदा हो गया। कमाल है, दूसरों की बीवियां शर्मा कर कहती हों, अरे हटिए ना। और एक मेरी बीवी है जिसे मारपीट के सिवा कुछ आता ही नहीं। वो मुंह फुलाता हुआ बोला। महावीरा का कह कहा किचन में गूंजा। उसे हंसता देखकर बिलाल भी हंसने लगा। चले अब अच्छे बच्चों की तरह बाहर बैठे, मैं आ रही हूं नाश्ता लेकर, वो टोस्ट प्लेट में रखती हुई बोली। बिलाल चुप करके बाहर आया और टेबल से कुर्सी पीछे खींच कर बैठ गया। जब माहा नाश्ता लेकर आई तो वो टेबल पर अपनी उंगलियों से म्यूजिक बजा रहा था। महावीरा नाश्ता टेबल पर रखा और खुद भी बिलाल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो अब खाओ और बताओ कैसा बना है, वो उसे खाने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली। या अल्लाह, बिरयानी वाला हिसाब ना हो, उसने शरारत से बोलकर प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। महावीरा ने बिलाल की बात पर उसे घूरी से नवाजा तो बिलाल ने होंठ दांतों तले दबाया। नाश्ते में फ्राई अंडे, चाय और टोस्ट थे। बिलाल ने सबसे पहले चाय चेक करने के लिए कप होंठों से लगाया। अब महावीरा उसे देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या यार वाइफ, तुम्हें तो कुछ भी ढंग से बनाना नहीं आता, उसने कप टेबल पर रख के मुंह बसोरा। महावीरा परेशान हुई, वो नजरें झुका गई। बिलाल ने कुन अखियों से माह की तरफ देखा। वो अपने हाथों को मसल रही थी। उसे लगा वो अभी रो देगी। बिलाल परेशान हुआ। उसे क्या मालूम था वो इतनी सी बात दिल पर ले लेगी। वो तो उसे छेड़ने के लिए ऐसा कह रहा था, वरना चाय उसे बहुत मजे की लगी थी। क्या हुआ मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने माह की कुर्सी खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया। महावीरा अब सही में रोने लगी थी। महा, आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे क्या पता था तुम हर्ट हो जाओगी। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोला। और क्या ना हूं हर्ट, पहली बार किसी के लिए नाश्ता बनाया, वो भी अपने शौहर के लिए, और आगे से ऐसे कह रहे हैं आप। उसने अपनी शर्ट के बाजू से आंसू साफ किए। उसकी बात सुनकर बिलाल को उस पे प्यार आने लगा। उसने माहा को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। वो अभी भी कुछ नहीं बोला था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं, जो उसके दिल में था। मगर वो दुश्मन जहां उसकी आंखों में देखती तो ही समझती। वो अपने दोनों हाथ बेड पर रखे रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके बेड की चादर भिगो रहा था। आहिल ने हाथ बढ़ाया और उसकी आंख से निकलने वाला एक मोती चुन लिया। जायशा ने उसका हाथ झटका तो वो मोती आहिल की उंगली से फिसलकर नीचे गिरा। जायशा, मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। इतना कहते हुए वो फिर से रोने लगी। आहिल का दिल तड़प उठा, एहतजाज करने लगा। क्यों इतना जुल्म करने पर तुली हुई है वो दुश्मन जान? क्या कसूर है मेरा? वो इतना ही बोला। कसूर? अभी भी सिर्फ कसूर की बात कर रहे हो तुम मुजरिम हो मेरे, तुम कातिल हो मेरे दिल के, मेरी खुशियों के, वो हिचकियों के साथ बोली। आहिल ठटक कर रह गया कि ऐसा क्या हो गया, वो उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। क्या किया है मैंने जायशा? क्यों इतनी तकलीफ देने पर तुली हो? मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही है। उसकी आवाज से दुख झलक रहा था। और मेरी जान तुम ले चुके हो आहिल, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। वह चिल्लाई। कौन सा धोखा दिया है मैंने? सच्चा प्यार किया है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच्चा प्यार? क्या तुम जैसा नफ्स परस्त इंसान भी सच्चा प्यार कर सकता है? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आहिल परेशान हुआ कि जायशा को कहीं उसका माजी तो मालूम नहीं हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बमुश्किल बोल पाया। मतलब पूछ रहे हो तुम? बहुत अच्छे से समझाती हूँ। यही वो घर है ना जहां तुम लड़कियों को अपनी हवस पूरी करने के लिए लाते हो? जायशा के मुंह से अल्फाज निकले या पिघला हुआ सीसा जो आहिल के दिल में उतर कर उसे चीर रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे आसमान उसके सर पर गिर पड़ा हो। बोलो, यही वो घर है ना? वो फिर से बोली। आहिल सर झुका गया। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने माजी में कितनी गलतियां या कितने गुनाह कर चुका था। उसके सर झुकाने पर जायशा फिर से हिचकियों के साथ रोने लगी। शायद वो आहिल से ये सुनना चाह रही थी कि नहीं, ये झूठ है, गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं। मगर जो हकीकत है उसे कोई बदल नहीं सकता। आहिल नजरें झुकाए बैठा रहा, मगर उसका दिल तकलीफ से फट रहा था। क्यों आहिल, क्यों आपने मुझे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा दी? मैं इसकी हकदार तो नहीं थी,
कितना मान था मुझे अपनी मोहब्बत पर, कितना फख्र था इस बात पर कि आप जैसा इंसान मेरी हाथों की लकीरों में लिखा गया है, मगर आपने मेरे सब मान, सब ख्वाब तोड़ दिए। बहुत तकलीफ दी आपने मुझे। वो धीमे लहजे में अपनी सिसकियों के साथ उससे शिकवा कर रही थी। आप नापाक हैं, मैं आपके साथ कभी अपनी जिंदगी गुजारने का नहीं सोच सकती। नफरत है मुझे आपसे, नहीं करती मोहब्बत जो थी मर गई, आपने मार दिया उसे। वो मुसलसल बोलती जा रही थी। आहिल दिल की तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाया और उसकी आंखों की बाड़ तोड़कर आंसू रुखसारों पर फिसलने लगे, मगर वो अभी भी खामोश था, क्योंकि वो गुनाहगार था, मुजरिम था। जायशा को उसके माजी की तकलीफ अलग थी और इस वक्त आहिल का खामोश रहना उसकी तकलीफ को मजीद बढ़ा रहा था। बोलो कुछ, बोलते क्यों नहीं? वो चिल्लाई। मैं बस इतना कहूंगा, मैंने माजी में जो भी किया मैं मानता हूं, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं। मुझे तुमसे इश्क है जायशा, तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो नजरें झुकाए इतना बोलकर खामोश हो गया। लेकिन मैं तुम जैसे नापाक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। आहिल की नजरें उसे तब तक तकती रहीं जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो बेड से उठा और जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था दिल की तकलीफ को। उसे महसूस हो रहा था उसका दिल फट जाएगा और इसी वक्त उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाएगी। उसने अपने बालों को हाथों में जकड़ा और पागलों की तरह चीखने लगा। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज रहा था, मगर वो बेसकून था। उसे अब सुकून मिल पाना नामुमकिन था। अरे ये क्या कर रहे हैं? वो बौखलाई। अभी खामोश रहो, मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता खिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर महावीरा मुस्कुराई। बिलाल ने उसकी छोटी सी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ी। अब वो उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने में मसरूफ था। माहा भी बच्चों की तरह निहायत आराम से उसके हाथ से एक एक नवाला खा रही थी। अब बिलाल ने उसके होंठों से चाय का कप लगाया। हाय गरम है। महावीरा के बोलने पर बिलाल मुस्कुराया। तुम्हें नहीं लग रहा तुम आज 5 साल की बच्ची बन रही हो? बिलाल ने कहा तो माहा ने उसे घूरी से नवाजा। तो क्या मैंने कहा था मुझे अपनी गोद में बिठाकर नाश्ता करवाएं? उसने मुंह बसोरा। बिलाल ने मुस्कुराते हुए उसके रुखसार खींचे। बस अब मेरा पेट भर गया। चाय का कप आधा होने पर वो बोली। बिलाल ने उसे वापस उसकी जगह पर बिठाया। चलो अब मुझे नाश्ता करने दो। अब बिलाल नाश्ता कर रहा था और वो उसे देख रही थी। कभी वो उसके बालों को छूती, कभी उसके कान को और कभी उसके रुखसारों को खींचती। वो आराम से नाश्ता करने में मसरूफ था। आज लॉन्ग ड्राइव पर चलें? महावीरा प्यार से बोली। बिलाल अब नाश्ते से फारिग होकर टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। क्या तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पसंद है? बिलाल का सवाल था। हाँ बहुत पसंद है, जब से ड्राइविंग सीखी है तब से ही करती हूँ। और वो रुकी। और वो अपना चेहरा उसके मुकाबिल करता हुआ बोला। और तुम भी तो मेरी जिंदगी में लॉन्ग ड्राइव की वजह से ही आए हो। उसकी आंखों से ढेरों प्यार झलक रहा था, जो बिलाल बखूबी नोट कर रहा था। अच्छा जी, तो मेरी वाइफ उस दिन लॉन्ग ड्राइव करते हुए यहाँ पहुंची थी? उसने महावीरा का हाथ पकड़ा। हाँ सही कहा। वो मुस्कुराई। उसे देखकर बिलाल भी मुस्कुराने लगा। अब चले? महावीरा बोली। मगर अभी से? अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं। बिलाल ने महावीरा के हाथ में पहनी जेंट्स वॉच से टाइम देखते हुए कहा। अभी जाएंगे, 2-3 घंटे साथ गुजारेंगे, तब तक मेरा घर जाने का वक्त हो जाएगा। उसने बिलाल की गर्दन पे आते लंबे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। बिलाल ने उसकी एक रुखसार पर हाथ रखकर दूसरी रुखसार पर होंठ रखे। चलो उठो फिर। महावीरा बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके निकाह को 1 महीना हो चुका था और वो आज पहली बार बिलाल के साथ बाहर जा रही थी। वो दोनों व्हाइट हाउस से निकले और गैलरी से गुजरते हुए गेट पर पहुंचे। गेट पर वही लड़का बैठा था जिसका महावीरा ने दांत तोड़ा था। उसने दिल ही दिल में महावीरा को बुरा भला कहा और गेट खोला। बिलाल और महावीरा की गाड़ी पल ही में गायब हो गई। शहरोज की हालत अब बेहतर हो चुकी थी। वो लॉन में चहलकदमी कर रहा था। महावीरा, कोई तो ताल्लुक है तुम्हारा बिलाल खान के साथ, उसने सोचते हुए खुद कलामी की। उसको याद आया जब गाड़ी में महावीरा ने बिलाल की तस्वीर देखकर उससे बिलाल के बारे में पूछा था। फिर उसके सीरियल किलर का जानने के बाद वो कैसे हवास बागता हुई थी। फिर हॉस्पिटल में उसने शहरोज से पूछा कि किस तरह दिखता था।
वो आदमी जिसने उस पर हमला किया वो महावीरा की एक एक हरकत नोट कर चुका था, मगर उसे कुछ नहीं कहा। अब वो महावीरा के जरिए बिलाल जैसे सीरियल किलर का किस्सा खत्म करने का सोच रहा था। वो सोचों में गुम था जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने होश की दुनिया में वापस कदम रखा और पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सुल्तान साहब का नंबर जगमगा रहा था। शहरोज ने कॉल रिसीव करके सलाम किया। कैसी तबीयत है अब शहरोज बेटा? सुल्तान साहब सलाम का जवाब देकर बोले, जी अंकल, अब तो काफी बेहतर हो चुका हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखे। अंकल मेरा तो काम ही ऐसा है, ऐसे छोटे मोटे वाकया तो होते रहते हैं। अच्छा बेटा, फिर पता चला वो कौन शख्स था? सुल्तान साहब को दिलचस्पी हुई। आजकल तो मैं जहांगीर दादा, जो पाकिस्तान से अब लंदन शिफ्ट हो चुका है, उसका केस सॉल्व कर रहा हूँ, और साथ ही उसका खास आदमी बिलाल खान का भी। अब यहाँ तो वो आदमी जहांगीर दादा का भेजा हुआ था, यहाँ बिलाल खान का, या फिर सुल्तान साहब दिलचस्पी से सुन रहे थे। जब शहरोज रुका, या फिर कौन? सुल्तान साहब को तजस्सुस हुआ। या फिर बिलाल खान खुद? शहरोज कहते हुए तंजिया मुस्कुराया। उसे उस रात से ही शक था कि वो बिलाल खान है, इसीलिए वो उसका निकाब उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर हॉस्पिटल से घर आते ही उसने बिलाल की तस्वीर निकाल कर देखी थी, वही काली आंखें जिनसे शहरोज को कंफर्म हुआ कि वो बिलाल खान ही था। आसमान पर स्याही माइल बादल छाए थे। ठंडी तेज हवाएं जोरों शोर से चल रही थी। शायद बारिश अपनी आमद की निशानियां दिखा रही थी। खाली सड़क पर गाड़ी आहिस्ता रफ्तार में चल रही थी। सड़क के आसपास लाइन के साथ दरख्त लगे थे। बिलाल ड्राइव कर रहा था और महावीरा उसके कंधे पे सर रखे, दोनों पांव गाड़ी के विंडो से बाहर निकाले लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रही थी। गाड़ी की दोनों तरफ से विंडोज खुली थी, जिसकी वजह से तेज हवाएं गाड़ी में दाखिल और खारिज हो रही थी। महावीरा ने सुकून से आंखें बंद की। आज कितना रोमांटिक मौसम है ना बिलाल? वो खुश होते हुए बोली। है तो सही, मगर जितनी रोमांटिक आज मेरी वाइफ है, इससे तो कम ही है। वो मुस्कुराया। महावीरा ने उसकी बात पर ब्लश किया, क्योंकि वो आज वाकई बहुत रोमांटिक हो रही थी। महावीरा ने म्यूजिक ऑन किया। अब बिलाल की तवज्जो म्यूजिक की तरफ थी। म्यूजिक भी मौसम की तरह रोमांटिक था। ये क्या, सिर्फ म्यूजिक ही है, सॉन्ग नहीं? बिलाल ने हैरानगी से पूछा। हाँ, महा आराम से बोली। मगर क्यों? क्योंकि मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती, मुझे सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है। वो आंखें बंद किए म्यूजिक एंजॉय करती हुई बोल रही थी। बिलाल ने उसे रीस्टार्ट किया। अरे, रीस्टार्ट क्यों कर दिया? बिलाल खामोश रहा। अब म्यूजिक चल रहा था और बिलाल मजे के साथ सुन रहा था। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तो है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। बिलाल ने म्यूजिक के साथ सिंगिंग शुरू की तो महावीरा झट से सीधी होकर बैठ गई। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे ना फेर नजर। वो महावीरा की तरफ देखता हुआ गा रहा था, जैसे सॉन्ग का हर लफ्ज उसको कह रहा हो। महावीरा ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन किया। सर्दी की रातों में हम सोए रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। महावीरा हाथ पर ठोड़ी टिकाए प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। बिलाल की आवाज खूबसूरत के साथ पुरकशिश भी थी। जरा जरा महकता है, बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। वो महावीरा की तरफ मुस्कुराते हुए गुनगुना रहा था। माहा का दिल किया वो सारी उम्र ऐसे ही गुनगुनाता रहे और वो उसको सुनती रहे। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लिटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूं इस ख्वाहिश में। वो महावीरा के छोटे बालों को अपनी उंगलियों से कानों से पीछे करते हुए बोला तो महावीरा हंसने लगी, साथ बिलाल भी मुस्कुराया। जरा जरा महकता है, बहकता है आज ये मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। वो खुमार भरी नजरों से उसे देखकर गुनगुना रहा था तो महावीरा ने प्यार से बिलाल के साथ चिपक कर उसके गिर्द बाजू फैलाए। अब बिलाल ने म्यूजिक के साथ रैपिंग स्टार्ट की तो महावीरा हैरान रह गई। बाहों में भर ले मुझको थोड़ा करीब ला, जब करता आंखें बंद मैं दिखती एक अप्सरा, ना जाने क्यों मगर मैं दिल से दिल मिला बैठा, जब छोड़ा तूने हाथ लगा के
सब कुछ गंवा बैठा। साफ साफ ये साफ था, तेरा हर एक गिला माफ था। तस्वीरें ढूंढी परछाई में तेरी, निकला जो भी वो राख था। अमेजिंग। महावीरा ने बेआवाज लब हिलाए। क्यों बेचैन परेशान हूं, सब कुछ देख ये हैरान हूं। जरा देख पलट के पीछे तो मैं तेरी जान में छुपी वो जान हूं। कल तक जो तेरा होता था आज भी वो तेरा है। न जाने कितनी बाहों में होता तेरा सवेरा है। किस्मत से लड़ जाऊं या मानूं उसको अपनी गलती, जरा जरा महकता जिस्म अभी तो तेरा है। वो हर एक लफ्ज एक रैपर की तरह कह रहा था। माँ आंखें बड़ी करते हुए उसे मुसलसल देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिलाल जैसा लड़का सिंगिंग भी कर सकता है, वो भी इतनी अच्छी। जरा जरा बहकता है महकता है आज ये मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूं मुझे भर ले अपनी बाहों में। अब म्यूजिक खत्म हो चुका था। बिलाल ने आखिरी बोल महावीरा की रुखसार पर उल्टे हाथ की तरफ से उंगलियां फेरते हुए गुनगुनाए थे। महावीरा ने रिकॉर्डिंग बंद करके बिलाल के रुखसार पर अपने लब रखे। सुल्तान साहब शदीद परेशान थे। आज तीसरा दिन था। आहिल का कोई अता पता न था। वो जानते थे आहिल का रेहान और फारिया के अलावा कोई दोस्त नहीं। उन्होंने इन दोनों को कॉल्स करके आहिल के बारे में पूछा, मगर किसी को भी मालूम नहीं था वो कहाँ है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। उसके अलावा वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे थे। घंटों तक वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते कि क्या पता कहीं आहिल नहीं दिख जाए, मगर हर बार नाकाम लौटे। उनकी परेशानी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। इधर रेहान भी आहिल को लेकर काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। अचानक उसके जहन में आया कि वो तो जायशा के घर का रास्ता जानता है। उस रात आहिल जायशा को रेहान के साथ उसकी गाड़ी में ही छोड़ने गया था। वो जल्दी से उठा और गाड़ी में बैठकर जायशा के घर का रुख किया। अब वो उसके घर के बाहर खड़ा था। उसने डोर नॉक किया। सिद्दीक साहब ने दरवाजा खोला और एक अनजान लड़के को देखकर हैरान हुए। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मैं आहिल का दोस्त रेहान हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सिद्दीक साहब उसका चेहरा गौर से देखते हुए बोले, जी अंकल, बात यह है कि आज तीसरा दिन है और आहिल पता नहीं कहाँ है। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी है और उसे भी ढूंढा है, मगर वो नहीं मिला। रेहान परेशान सा बोला। आहिल के लापता होने का सुनकर सिद्दीक साहब हैरान और परेशान हुए। मगर बेटा, आहिल कहाँ जा सकता है? कहीं कोई झगड़ा ना हो गया हो घर में? नहीं अंकल, उसके डैड भी बहुत परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे आहिल घर से नाराज होकर जाए कहीं। अंकल वो रुका। जी बेटा बोलो। सिद्दीक साहब खुद परेशान हो गए। अंकल, हो सकता है जायशा को आहिल के बारे में कोई खबर हो। रेहान हिचकिचाता हुआ बोला। जायशा को? सिद्दीक साहब परेशान हुए। अच्छा बेटा, आप अंदर आओ, मैं जायशा से पूछता हूँ। उन्होंने रेहान को अंदर आने का कहा तो रेहान कदम बढ़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जायशा उस दिन के बाद से बिस्तर पर पड़ी थी। उसको फिर से शदीद बुखार हो गया था। इन 3 दिनों में वो काफी हद तक कमजोर नजर आ रही थी। जायशा बेटा, सिद्दीक साहब उसे पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुए। जायशा ने धीमे से आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। रुखसाना ने सिद्दीक साहब को किसी अनजान लड़के को घर में दाखिल होने का कहा था, तो वो अब उनसे पूछने के लिए उनके पीछे जायशा के कमरे में आई। जायशा, क्या तुम्हें मालूम है कि आहिल कहाँ है या तुम्हारी उससे कोई बात हुई हो? जायशा ने अपने बाप का परेशान चेहरा नोट किया। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या हुआ? वो आहिस्ता आवाज में बमुश्किल बोली। इस वक्त बुखार की शिद्दत उसका जिस्म टूट रहा था। सिद्दीक साहब उसके बेड पर उसके पास जगह बनाते हुए बैठे और रुखसाना खामोशी से उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। बेटा, दरअसल आहिल का दोस्त आया और कह रहा है कि आज तीसरा दिन है और आहिल लापता है। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है उसे ढूंढने की, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। वो परेशानी से माथा पकड़ते हुए बोले, आखिर क्यों ना होते परेशान? उन्होंने तो जायशा के लिए आहिल के साथ पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। जायशा आहिल के लापता होने का सुनकर परेशान हुई, मगर जैसे ही उसके जहन में आहिल की हकीकत याद आई तो वो अपने आप को बाप के सामने रोने से रोक न सकी। जायशा ने रोना शुरू कर दिया तो रुखसाना भी उसकी तरफ लपकी। सिद्दीक और रुखसाना दोनों बेटी को रोता देखकर परेशान हुए। जायशा, मेरे बच्चे, क्या हुआ, बताओ, रो क्यों रही हो? सिद्दीक साहब ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। जायशा मुसलसल रो रही थी। इसमें बोलने की हिम्मत न थी। रुखसाना ने अपनी बेटी को रोता देखकर खुद भी रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले ही उसके शदीद बीमार होने की वजह से परेशान थी।
जायशा क्यों रो रही हो, बताओ मेरी बेटी क्या हुआ? आहिल की तरफ से कोई बात है क्या? रुखसाना जायशा का नम चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। रेहान सिद्दीक साहब के आने का इंतजार कर रहा था। वो पहले ही परेशान था और सिद्दीक साहब अभी तक नहीं आए। वो उठा और साथ वाले कमरे से आवाज सुनकर रुका। अम्मी, आहिल, वो हिचकियों के साथ रोते हुए इतना ही बोल पाई। हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास हैं? सिद्दीक साहब बेटी के सर पे हाथ रखकर बोले। अब्बू, आहिल ने मुझे धोखा दिया है। वो एक अय्याश लड़का है। इतना बोलकर वो अब ज़ारो कतार रोने लगी। रेहान के जायशा की बात सुनकर पैरों तले जमीन निकली। उसे मालूम हो चुका था कि जायशा को ये सब बताने वाला कौन शख्स है। धोखे वाली बात सुनकर सिद्दीक और रुखसाना दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मगर जायशा कैसे? वो तो तुमसे शादी करना चाहता है ना? रुखसाना ने पूछा। अम्मी, उसका माजी बहुत घटिया है। वो एक नफ्स परस्त इंसान है। मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो टूटते जिस्म के साथ रोते हुए बमुश्किल बोल पाई थी। रेहान को इसकी हालत देखकर उस पर तरस आने लगा, मगर आहिल का सोचते ही वो परेशान हुआ, क्योंकि आहिल जायशा से जुनून की हद तक इश्क करने लगा था। अगर जायशा का ये हाल था तो आहिल का क्या हाल होगा? ये सोचकर उसका सांस रुकने को आया। रुखसाना तो रो रही थी, मगर अब सिद्दीक साहब की भी आंखें भीगने लगी। कितनी तकलीफ से गुजर रही थी उनकी बेटी और वो बेखबर थे। रेहान कदम बढ़ाता अंदर दाखिल हुआ। जायशा, मैं जानता हूं आपको मालूम है आहिल कहाँ है। आखिरी बार कहाँ मिली थी आप उससे? प्लीज बता दें। आई एम श्योर कि वो ठीक नहीं है। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। रेहान बोल रहा था। वो जायशा समेत रुखसाना और सिद्दीक साहब भी उसकी तरफ देखने लगे। एक तो आहिल ने मेरी बच्ची को धोखा दिया, दूसरा तुम उससे ही पूछ रहे हो आहिल कहाँ है? वो ठीक नहीं होगा। सिद्दीक साहब तल्ख लहजे में बोले। अंकल, एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं। ये ठीक है कि आहिल माजी में गलत था, लेकिन जब से जायशा उसकी जिंदगी में आई है वो ऐसे बदला है कि कभी कभी हम उसकी बातों से हैरान रह जाते हैं। वो जायशा से मोहब्बत नहीं इश्क करता है, और जायशा की बातें सुनकर मैं श्योर हूं कि इस वक्त वो ठीक नहीं है। इन 3 दिनों में उसने अपने आप के साथ जरूर कुछ गलत किया है। जायशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे बता दो आखिरी बार तुम दोनों कहाँ मिले थे? वो अपने दोस्त की खातिर वाकई ही हाथ जोड़कर खड़ा था। जायशा रेहान की बातें सुनकर आहिल के बारे में परेशान हुई, मगर उसका माजी याद करके फिर से दिल मजबूत किया। वो मुझे किसी घर में ले गया था, शायद उसका पर्सनल घर। वो बोलकर नजरें झुका गई। रेहान 1 मिनट जाया किए बगैर वहां से निकला। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके जहन में आहिल का पर्सनल हाउस क्यों नहीं आया। आहिल को आज तीसरा दिन था। वो भूखा प्यासा शदीद बुखार में तपता उसी जगह पर लेटा हुआ था जहां जायशा के जाने के बाद वो चीख चीख कर रोया था। उसकी हालत मरने के करीब थी। वो कई बार बेहोश हो चुका था, फिर खुद ही होश में आ जाता, मगर इसमें हरकत करने की हिम्मत न थी, या शायद वो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहता था। वो मरना चाहता था। जायशा को पाना अब नामुमकिन था। वो उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने नीम बेहोशी की हालत में कई बार जायशा का नाम पुकारा, मगर वो अब जा चुकी थी। शायद ही उसकी जिंदगी में वापस लौटती। आखिर आहिल ने भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी। उसने गुनाह किया था, वो भी कबीरा गुनाह।